सो हाय एवरीवन। मैं ऋषभ आप सभी का एसटीसी डायलॉग्स में वेलकम करता हूं और थैंक यू करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के आज हमारे साथ इस वेबिनार सीरीज में जुड़ रहे हैं। हमारी संस्था सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन पिछले 3 साल से उत्तराखंड में काम कर रही है और हम लोग प्राइमरीली इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन और सिटीजन एंगेजमेंट के 3 एरियाज पे काम कर रहे हैं। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ ज़मीनी स्तर पे कम्युनिटीज़ के साथ, सरकार के साथ मिलके हम लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। और एसडीसी डायलॉग्स हमारा एक इनिशिएटिव है कि जो भी हमारे पहाड़ और पहाड़ से जुड़े मुद्दे हैं, सामाजिक, पर्यावरण से रिलेटेड, उनको हम मेन स्ट्रीम कर पाएँ, उनको हम भारत के बाकी जो पॉपुलेशन है, बाकी जो एरियाज़ हैं, उनके साथ शेयर कर सकें। बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो, जो पहाड़ है, उसके अपने अलग तरीके के ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक, एनवायरमेंटल, सोशल चैलेंजेस हैं। तो इसी को लेके हमारे एसडीसी डायलॉग का ये इनिशिएटिव है। और आज जैसा हमें सबको पता है, हम कोविड-19 की वजह से ये वेबिनार कर रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव डन इट फिजिकली। कोविड-19 एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप में पूरे देश विदेश में आज अपना पैर पसार के हमारे सामने एक चुनौती बन के उभरा है। उसी को लेके पिछले 2-3 महीने से हमारी संस्था भी एक कैंपेन कर रही है। हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और जो उसके ट्रेंड्स हैं उस पे अपना एक तरीके से एक्सपर्ट कमेंट शेयर कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज निकल रही हैं, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन इशू हो रहे हैं, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। और इसी को लेके हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि शायद से ये एक सही टाइम होगा, पब्लिक हेल्थ का जो पूरा नैरेटिव है, पब्लिक हेल्थ का जो पूरा सिस्टम है, उसको हम इंडियन हिमालयन रीजन के पर्सपेक्टिव से कि पहाड़ों में आज पब्लिक हेल्थ सिस्टम की क्या सिचुएशन है, उसे हमें कैसे और मजबूत बनाना चाहिए और कोविड-19 से हमें क्या लेसन्स मिले हैं, उसको हमें किस तरीके से आगे लेके चलना है, इस पे हमने चर्चा ऑर्गेनाइज कराने का सोचा। और आज हमारे साथ हमारे 3 पैनलिस्ट, तीनों अनुभवी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं इंट्रोड्यूस भी करना चाहूँगा। तो मैं शुरुआत करूँगा डॉक्टर अजीत गैरोला जी से। आप फिलहाल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सीएमआई हॉस्पिटल देहरादून में और आप फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं चमोली में और आपने उत्तराखंड के काफ़ी कठिन और रिमोट एरियाज में अपनी सर्विस दी है। सर का 35 साल से ज़्यादा का जो है करियर रहा है उत्तराखंड स्टेट मेडिकल सर्विस में और सर उत्तराखंड को पूरी भली भांति जानते हैं, उनकी सोशल पब्लिक हेल्थ मेजर से काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो मैं सर आपको वेलकम करता हूँ और थैंक यू करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ समय निकाल के हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट। देन हमारे साथ आज डॉक्टर गरिमा पंत है। डॉक्टर गरिमा सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी में और डॉक्टर गरिमा भी 15 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको स्टेट मेडिकल सर्विस में। और गरिमा ने अपनी स्कूलिंग मेरठ से कंप्लीट करी, उसके बाद उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया और आज ये स्टेट को अपनी एक तरीके से पूरी डेडिकेटेड होकर मेडिकल सर्विस में अपना योगदान दे रही हैं। सो गरिमा, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट फॉर टाइम। देन जो आज हमारे तीसरे आज के पैनलिस्ट हैं आनंद। आनंद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड के बेसिकली हिली एरियाज में और आनंद ने अपना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आनंद इज द फाउंडर ऑफ कलब ट्रस्ट। कलब ट्रस्ट अपर टॉन्स वैली के करीब 40 गांवों में वहाँ के ग्रामीण लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो कलब ट्रस्ट है, कलब संस्था है, वो केवल पब्लिक हेल्थ में काम नहीं कर रहे हैं, आप लाइवलीहुड, सस्टेनेबल टूरिज्म और विमेन वेलफेयर, इस सब के इश्यूज पे भी आनंद और उनकी संस्था बड़ी एक्टिवली जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। सो आनंद, आई वेलकम यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। वी लुक फॉरवर्ड टू हैव अ गुड डिस्कशन विथ यू। तो हाय। अब मैं आप लोग को एक फॉर्मेट बताना चाहूँगा हमारी इवेंट का, हमारी डिस्कशन का। सो वील ट्राई टू रैप द एंटायर इवेंट इन 45 मिनट्स और इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड सेट करूँगा। उसके बाद हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं दे विल शेयर देयर ओपनिंग स्टेटमेंट्स। उसके बाद मेरे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तीनों पैनलिस्ट के लिए जो मैं उनसे पूछूंगा। हमारे इसके साथ साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। अपना ऑडियो और वीडियो आप ऑफ रखिएगा ताकि हमें डिस्कशन के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप चैट में जैसे ही क्वेश्चन का पेस्ट करेंगे मैं उसको आई पिक इट अप फॉर मॉडरेटर और सॉरी फॉर द पैनलिस्ट, और आप नाम मेंशन कर दीजिएगा जिस भी पैनलिस्ट के लिए आपका वो क्वेश्चन होगा। एंड दैट्स हाउ विल गो। सो आई जस्ट स्टार्ट बाय गिविंग अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि हम आज यहाँ पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है।
मैं शुरू में ही ये चीज़ बता चुका हूँ कि कोविड-19 जो महामारी फैली है, वो ना सिर्फ केवल देश या विदेश के लिए चुनौती है, पहाड़ी राज्यों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इसने तमाम तरीके के पहलुओं पर अपनी एक तरीके से उनको एक्सपोज़ किया है और अब ये एक बहस के रूप में सामने आ रहा है कि हमें भारत के राज्यों में पब्लिक हेल्थ के पूरा जो सिस्टम है, उसका जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसे हमें कैसे और ठोस और कैसे मजबूत बनाना है। तो आज सुबह के मैं ये आंकड़े देख रहा था, तो अभी तक भारत में कुल 23 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो आज शायद हम 24 लाख केसेस पहुंच जाएंगे कोविड-19 के। उसके साथ ही साथ हमारे अभी तक 17 लाख से ज़्यादा रिकवरीज हो चुकी हैं और 47,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं अभी तक कोविड-19 से भारत में। बट अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो अभी तक जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड स्टेट है इन इंडियन हिमालयन रीजन, और उसके बाद हमारा अपना राज्य उत्तराखंड आता है। उसके अलावा हमारे पास त्रिपुरा है, मणिपुर है, हिमाचल है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ये सब स्टेट जो है उत्तराखंड के बाद है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन और वहाँ पे जो केसेस हैं। इसी के साथ साथ टेस्टिंग भी हमारे उत्तराखंड में तो बड़ी है, साथ में जम्मू कश्मीर हिमाचल में भी जो टेस्टिंग है पर मिलियन और जो क्यूमुलेटिव टेस्टिंग है उसके फिगर्स काफ़ी बड़े हैं पिछले 15-20 दिनों में। उनको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जिसको देखना है कोविड-19 के हिमालयन ट्रेंड्स को, वो हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी टीम एक बहुत ही व्यापक लेवल पे इस पूरी डेटा को स्टडी कर रही है, कैसे हिमालयन स्टेट्स टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा कर रहा है, उत्तराखंड के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्लेन डिस्ट्रिक्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये बात कोविड-19 पे है जो हमारे पहाड़ी राज्यों का जो स्टेटस है। और ऑब्वियसली इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी हैं, उनका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत बेटर रहा है। इनफैक्ट सरकार ने सिक्किम को एक एज अ मॉडल स्टेट देखने को बोला है, बिकॉज सिक्किम का जो अभी तक का रिस्पॉन्स है पूरे कोविड-19 सिचुएशन पे, क्राइसिस पे, बहुत ही अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। उसके अलावा बिफोर मैं पैनलिस्ट के लिए ये स्टेज ओपन करूँ, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन मोर स्मॉल एनालिसिस जो मैंने आज सुबह देखा। नीति आयोग जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल थिंक टैंक है, वो हर साल एक हेल्थ इंडेक्स निकालता है और 2018 से निकला ये इंडेक्स, 2019 में भी निकला, और उसमें हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। तो अगर मैं उसको रैंकिंग के टर्म्स में बात करूं तो उत्तराखंड तो 2018 में उसकी रैंक आई थिंक 15 थी एंड 2019 में वो स्लिप होके इट केम टू 17, जबकि हिमाचल प्रदेश की 2018 में रैंक वाज 5th और 2019 में वो रैंक 6th हो गई, और जम्मू कश्मीर 2018 में भी 7th रैंक पे था और 2019 पे भी 7th रैंक पे ही था। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो कैटेगराइजेशन है वो सरकार पूरा अलग करती है, उसका असेसमेंट पूरा अलग होता है, तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को नहीं अभी काउंट कर रहे हैं। बट अगर हिमाचल और जम्मू से हम कंपेयर करें उत्तराखंड को, तो परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी खराब है। और इसको लेके नीति आयोग ने भी ये बात बड़ी स्पष्ट करी है कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ के जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रैंप अप करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी है उसका भी काफ़ी बार हमारे पब्लिक हेल्थ को लेके कमेंट्स रहे हैं, क्रिटिकल अप्रेजल रहा है कि भाई उत्तराखंड का जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसको और रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ पहले अजीत गैरोला सर के पास जाना चाहूँगा कि सर, जो कोविड-19 क्राइसिस हुई है और अब उसके बाद वे हेड क्या होना चाहिए हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए, आपके लिए सर, गैरोला सर। नमस्कार। ये कोविड ऐसी बीमारी है और एक ऐसी चीज बन गई है कि पिछले 6 महीने से हम कोविड के अलावा और कुछ सुन ही नहीं रहे। वो आपके और हमारे बीच में मैं कह सकता हूँ कि अगर हम आपस में कोई भी बात पहले करते हैं तो यही पूछते हैं कि कोविड से आप बचे हैं कि नहीं बचे। तो ये इसका मतलब ये कि ये हमारे सोसाइटी में घुस गया है, हमारे दिमाग में घुस गया है, हमारे सिस्टम में घुस गया है और हमें इस समय कोविड ही कोविड दिखाई पड़ता है। ये वायरस एक नया वायरस है। जब ये आया तो किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कई तरह के लोगों ने बातें बताई कि कोविड है, इससे ये हो जाएगा, और मीडिया का रोल है इस पे है कि मीडिया ने कई तरह का इसकी बड़ी भयावह पिक्चर्स की। कोविड हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि कोविड भी एक कोरोना वायरस का नोवेल वायरस जिसको कहा गया उसका एक टाइप था, और इसकी इन्फेक्टिविटी भले ही बहुत ज्यादा थी लेकिन विरुलेंस कम थी और मॉर्टिलिटी बहुत ही करीब नॉमिनल। आज भी अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो 1.99% की मॉर्टिलिटी इसमें कैलकुलेट हो रही है। इसका मतलब यह है कि अपने आप में वायरस इतना खतरनाक है नहीं जितना कि इसको हमने खतरनाक तौर से प्रोजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात इसमें यह आई कि हमने क्योंकि नई चीज थी,
ना हमें इसके बारे में कोई ज्ञान था, ना कोई रिसर्च था, ना कोई हमें कोई इसका अनुभव था। तो अपने आप में हम इसको अपने हिसाब से आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, इस तरह से मॉडिफाई करते चले गए। जब पहली बार जब मार्च के महीने में, जब ये 11 मार्च के बाद जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, तो उस समय मार्च के महीने तक उत्तराखंड में कोरोना के केसेस बहुत कम थे, नेग्लिजिबल केसेस थे। और हम लोग उस समय कोरोना के बारे में सोच रहे थे कि हाउ टू कॉम्बैट विद द कोरोना, हाउ टू डील विद द वायरस। धीरे धीरे क्या हुआ, अब सोचिए कि गलतियां कहाँ पे शुरू हुई। जो ये आज 10,000 का आंकड़ा उत्तराखंड में बता रहे हैं एक छोटी सी स्टेट में, तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं माना जा सकता, इनकरेजिंग नहीं आंकड़ा है ये। तो कैसे कहाँ पे गलती हुई, गलती अब आप इसकी करेंगे। कई बार होता है कि हम प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं, कई बार हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं। अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ही करते हैं तो हमने ये देखा कि जो नेबरिंग स्टेट से जो लोग आ रहे थे उनका हमने प्रॉपर टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन नहीं किया। हमें क्वारंटाइन कहाँ करना चाहिए था, एट द बॉर्डर, चाहे हरिद्वार के बॉर्डर पे करते, चाहे देहरादून के बॉर्डर पे करते, जहां से भी स्टेट के बॉर्डर्स खुले हुए थे, उधर श्रीनगर के बॉर्डर पे, वहीं पे हमें लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए था, 2 वीक्स क्वारंटीन रखना चाहिए था। और उसके बाद हमें when they became कोरोना नेगेटिव तभी हमें उनको डेस्टिनेशन तक भेजना चाहिए। हमने क्या किया, हमने टेस्टिंग तो की नहीं, हमने 2 दिन यहाँ रखा और उसके बाद सीधे उनको जो है ये जो प्रवासी का एक बहुत बड़ा एक हंगामा सा हो गया कि बड़ी चमत्कार हो गया कि दिल्ली से लौट के आदमी उत्तराखंड में पहली बार अपने घर आ गया, वाह, वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। लेकिन हमें ही नहीं पता लगा कि जो प्रवासी आ रहा है वो अपने साथ लेके क्या आ रहा है, ही केम विद द वायरस। और फिर वायरस के बाद अब उसका क्वारंटीन कहाँ पे हुआ, वो स्कूल में। क्वारंटीन कहाँ पे हुआ, ऐसी जगह जहाँ पे कि कोई सुविधाएं नहीं थी। तो उन लोगों ने अपने आप को डिसेमिनेट करना शुरू कर दिया। जब डिसेमिनेट करना शुरू कर दिया तो मिक्सअप भी हो गए सोसाइटी में। तो जब मिक्सअप हुए तो इससे जो सोसाइटी में एकदम से जो वायरस फैला है वो इसीलिए फैला। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से अगर क्वारंटाइन होना चाहिए था, जो WHO पेंडेमिक के रूल्स हैं, वो क्वारंटाइन इज एट द एयरपोर्ट। उधर एयरपोर्ट पे नहीं हुआ, वो यहाँ पे आगे लोग, यहाँ भी क्वारंटाइन ठीक है, दूसरे स्टेट से आ रहे थे। तो जब हम किसी से शत्रु से लड़ाई करते हैं तो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, हम कभी उसको अपने घर में बुला के मारपीट नहीं करते। हमने बॉर्डर पे तो लड़ाई की नहीं, हमने शत्रु को आने दिया, वेलकम किया, जब शत्रु आ गया सामने तो हम लड़ने लगे। अब ये भयानक हो गई है। ठीक कई ठीक, दिन हम इसको डिटेल में टच करेंगे। मैं गरिमा के पास जाना चाहूंगा। गरिमा, ठीक है, ठीक। आप को क्या लगता है कोविड-19 से उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के शहरों के लिए क्या लेसन है और हमें अब किस तरीके से आगे तैयारियां करनी चाहिए? Hi, good afternoon. So I was just listening to what Sir was saying. Policy matters pe to I'll not talk much because I am working on the ground. So I am basically, directly connected to the people in the hospital. So first line of जो है उसमें हम लोग participate करते हैं. So if I talk of the ground reality, जो मैं देख रही हूँ, this ठीक है, COVID is, it came at a time when we were absolutely unprepared. कुछ पता ही नहीं था क्या है. But नेगेटिव्स बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकते हैं उस बारे में, बट ट्रस्ट मी, इसने जितना पब्लिक हेल्थ का रियलिटी दिखाई, एंड पीपल, अब जितनी जल्दी गवर्नमेंट ने आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. Nobody used to talk about public health. Nobody used to, if you could afford, you would not at all get inside a government hospital. But this came as such an emergency where you had no way out. So in fact, this was the time जिसने शायद मजबूरी में ही, but it gave us an honest look, an honest insight into not just the plight of the hospitals, but ये भी दिखाया कि if we want, funds can also be pumped in. There is a lot that can be done in past 3-4 months. जितना जिसे कहना चाहिए overhauling हुई है, not just of the hospitals, but the entire policy issues also. So it's not that it cannot be done. Yeah, it could not have been done in the past, but an epidemic of this proportion had to come for us to learn this lesson that public health has to be robust. There is no way out. ये जो प्राइवेट का भी बीच में बहुत ज्यादा there was this नीति आयोग का ही, in fact there was this
proposals कह लीजिए या, and we were also going in that same line, our state itself, where we were doing a lot of privatization of district hospitals and smaller centers also. It was like बहुत अच्छे से वो हो गया था काफी आगे तक. But then this thing brought us back to this thought that is it worth it? अभी ऐसा होता तो आज were we in a situation to deal with it, with the kind of influx that the kind of patient load that we are getting of COVID, चाहे वो किसी भी severity के हो. Right. So what I feel is the crux of the story is there is no way out. Public health has to be upgraded, made robust. जितना कर सकते हैं, whatever funds we can pump in, whatever policy changes we have to make, but it is the only line which we have to work on now. Okay. Now and even after we come out of this pandemic. So that's, I think, my take on it for now. Thank you very much. Yeah. आनंद, आप उत्तराखंड में ऊपर के गांव में काफी काम करते हैं, आपकी संस्था बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो मैं आपसे कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से, लोकल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगा कि किस तरीके का चेंज आपने देखा वहाँ के लोगों के जीवन में, उन्होंने कैसे कोविड-19 की क्राइसिस को जाना, पहचाना और अब वो कैसे इसको लेके अपनी लाइफ में अडेप्ट कर रहे हैं? Anand, you are on mute. Okay, forgot. So, sir and madam raised some very, very important points, and जो गवर्नमेंट सर्विस में जो है उनसे इतना कैंडिड में जो फ्रैंकली एक्सप्रेस कर रहे व्यूज, I mean it's very, very good to hear. I mean that there is a lot of constructive dialogue happening during this crisis. That is something that makes people like us very, very happy when we hear this, that we are frank and honest about what is happening. हाँ जी, I mean अब हम सबको मालूम है कि उत्तराखंड में public health is a very resource starved space. We have been struggling, and as madam pointed out, before COVID-19 crisis, nobody even used to talk about public health here. I mean, it is a really, really bad state of affairs, and इसलिए ये तो एक तरह का बहुत ही अच्छा wake up call हो गया है. As far as COVID-19 goes, I tell everybody, I mean, that as far as Uttarakhand's story right now with the COVID-19 is that हमें बस शुक्र रहना चाहिए कि हमारा किस्मत बहुत ही अच्छा है अभी तक. That when in spite of slip-ups in entry and of people from outside and everything, somehow administratively we have been able to quickly adapt to the slip-ups and stop it or mitigate it as much as possible. We have started off this epidemic in Uttarakhand with no resources, and हमारे पास एक ही टूल पड़ा हुआ है उत्तराखंड के लिए इसको कॉम्बैट करने के लिए, जैसे सर ने भी बताया था कि एंट्री रेगुलेशंस इनटू उत्तराखंड. I mean, हमारे पास we do not have any other tools to combat this right now, because see, this is a rapidly evolving epidemic, and with time, you need time to build resources. It is not just buying a few thousand ventilators or just equipment. वो तो आप चेक दे के खरीद सकते हो, और आप प्रोफेशनल्स कहाँ से लाएंगे, इंटेंसिविस्ट कहाँ से लाएंगे? तो ये सब, we are the biggest problem in Uttarakhand with public health is human resource shortage. We all know how many doctor vacancies are vacant and stuff, so these are long term issues. So I think administration has been trying to do its best, and from what I have seen on the ground, at least, whenever there is a slip up, at least the local administrations are responding quickly, effectively, and stopping it. Like right now, just last week there was an outbreak in SJVN site in Mori block. One engineer or somebody came from Bombay and did not follow quarantine protocol. Luckily, that outbreak was controlled immediately by the administration. Whoever came in contact was isolated, tested, everything. I think it finally turned out that some 6 people only, and it has died out. And almost everywhere in Uttarakhand that has been the case, that we have dealt with this from an administrative purpose rather than a public health purpose, क्योंकि ग्राउंड लेवल में अभी तक अवेयरनेस सब बहुत कम है.
गांव के आई वर्क इन ग्राम पंचायत लेवल, तो वहां पे तो अभी भी काफी सारा डर है। अभी थोड़ा डर कम हुआ है क्योंकि फसल का टाइम है, सेब का फसल है, लोग नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, पर पिछले महीने तक तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टू पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। So as far as I see COVID-19 in Uttarakhand, I say direct cost with the disease has been very minimal, but the indirect cost for Uttarakhand, because we have no way to control the direct cost, is economic destruction. आपको मालूम है, लोग तो यहाँ उतने बीमार नहीं है, उतने लोग मरे नहीं है, पर इकोनॉमिकली वी आर डिस्ट्रॉयड सर, वी आर गॉन। आई मीन हम 5 साल पीछे जाने वाले हैं, बिकॉज the amount of destruction this is going to cause to Uttarakhnd's economy is not going to be calculable, and this will have long term impact on public health, because a robust public health service, provided by the government depends on a good economy. अब स्टेट का इकोनॉमी कोलैप्स होगा तो अभी लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर पब्लिक हेल्थ, एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ in a bad place. So it is going to be a very fluid situation, and it is going to need a lot of long term intervention. That is our view right now on what is going on. ओके ओके, थैंक यू आनंद। मैं वापस आऊँगा आप पे, बट मैं पहले वापस सर पे जाना चाहूँगा। गेरोला सर, आप एनएचएम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के। आपको क्या लगता है नेशनल हेल्थ मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उत्तराखंड को लेके, वो कितने फुलफिल हो पाए हैं? पॉलिसी ने कितना अचीव किया है, और अभी उसमें क्या गुंजाइश है, क्या स्कोप है और अचीव होने का? अगर आप उस पर थोड़ा सा लाइट शेड कर सकेंगे तो वो अच्छा होगा सर। नेशनल हेल्थ मिशन ने उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा काम किया है, और जब हमने 2006 में इसको शुरू किया था, तो उसके बाद से अभी तक हमारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। वी हैड वेरी हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एंड स्पेशली द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वाज वेरी हाई। इसको हमने कंट्रोल किया है। साथ में हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारी बढ़ गई हैं, नंबर ऑफ हमारे इम्यूनाइजेशन ज़्यादा अच्छा हो गया है, हमारे टोटल हेल्थ इंडिकेटर्स पहले से बहुत अच्छे हो गए। ये आता है क्या क्या कारण है? मेरा क्वेश्चन है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई उसमें उत्तराखंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू हिमाचल एंड जम्मू बहुत पुअर था, और रिपोर्ट में साफ साफ इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन उठाया कि हमारा मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत पुअर है, और वो रैंकिंग में भी दिखता है। इसका क्या कारण है कि पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के बाद भी हमारा उत्तराखंड स्टेट पब्लिक हेल्थ के डिस्कोर्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? हाँ, इसके सबसे बड़ा इसका कारण ये रहा है कि उत्तराखंड में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की, और खासकर जो क्वालिफाइड लोग हैं, रिसोर्स की काफ़ी कमी रही है। डॉक्टर्स की बहुत कमी है। जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे कि सारे स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो लेवल 2 हमारे सीजरियन वहाँ पे होने चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं हो पा रही। अभी स्थिति ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो तो ठीक से काम करने लगे, लेकिन सीएससी लेवल और पीएससी लेवल और जो हमारे बैकग्राउंड है, जो रूट लेवल पे जो हम काम करते हैं, सब सेंटर लेवल पे, उसमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें भी सुधार की गुंजाइश है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उत्तराखंड सरकार और हम लोग जो हमारा जो डिफिसिट है इसमें, उसे हम पूरा कर लेंगे। और ये प्रगति, यहाँ के सबसे बड़ी बात ये उत्तराखंड की कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ और हेल्थ अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करते हैं। हमें कभी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पल्स पोलियो का जब कार्यक्रम चलाया गया तो यूपी में और कई जगह काफ़ी रेसिस्टेंस भी हुआ, डिफिकल्टीज भी आई। हमारे उत्तराखंड में पल्स पोलियो कार्यक्रम अपने आप में इस तरह से चला जैसे एक इवोल्यूशन हो गया हो, क्रांति आ गई हो। मैं आपको उदाहरण दूं, रोज जब शुरू में हुआ कार्यक्रम, ये 96 में हमने जब इसको 95 घर पे आए कि हमारा बच्चे को छूट गया, उसकी ड्रॉप कैसे उसको मिलेगी, क्योंकि उस टाइम हम फॉलो अप सिर्फ एक ही दिन का कार्यक्रम कर रहे थे। तो लोगों को लगा कि 12 बजे से पहले कम से कम आज का दिन है तो हमारे बच्चे को पोलियो ड्रॉप मिल जाए, तो अवेयरनेस पहुंच जाता है। तो सिर्फ थोड़ी रिसोर्सेज की आप कमी बता रहे हैं, वो वाकई में है, लेकिन एनएचएम ने हम लोगों को काफी हेल्प की है और फंडिंग की है, तो इससे हमारी स्थिति काफी अच्छी हो रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम लोग अब सीटी स्कैन कर पा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सब जगह हमारे पास डिजिटल एक्सरेज है, इक्विपमेंट हमारे पास है। तो धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे।
सर मेरा एक और इसी से रिलेटेड फॉलो अप क्वेश्चन है। हम मैन पावर की बात करते हैं, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, आप किसी भी राज्य की बात कर ले, मैन पावर एक क्वेश्चन रह ही रहा है। तो इसको लेके सरकार का क्या विजन होना चाहिए और इसको लेके हम क्या सोल्यूशन ला सकते हैं कि एटलीस्ट मैन पावर की जो सिचुएशन है उसको हम एटलीस्ट एड्रेस कर पाए। हाँ, इसके मैन पावर के लिए मैंने खासकर डॉक्टर्स के लिए मैंने, जब मैं डायरेक्टर था उसके बाद भी मैं जब एडवाइजर था गवर्नमेंट का, तो मेरे द्वारा ये बार बार कहा गया कि जो लोग रिमोट एरियाज में काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग उनको कुछ हम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दें, एक्स्ट्रा अलाउंसेस दें और इंसेंटिव्स उनको दें ताकि वहां पर रह पाए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो हमारी डॉक्टर्स की प्रॉब्लम थी वो थी कि हमारे ट्रांसफर पॉलिसी। हमने उनसे कहा कि आप ट्रांसफर पॉलिसी ऐसे रखें कि अगर कोई आदमी 3 साल 2 साल जो भी आपने टेन्योर फिक्स किया है उसके बाद हिल्स में रहता है तो उसको कोई ऐसी जगह आप 2-3 साल के लिए रखें जहाँ पे कि, क्योंकि 2 चीजें पहाड़ में समझ में आती हैं। सबसे बड़ी चीज जो पहाड़ में जो लोग काम नहीं करना चाहते उसके लिए 2 चीजें हैं, 2 हिंड्रेंस है। एक हिंड्रेंस है बच्चों के एजुकेशन और दूसरा हिंड्रेंस है वो डिस्टेंस। तो आपने देखा जो डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो धीरे धीरे कवर अप हो रहा है। एयर सर्विसेज पहाड़ में, गोचर में या चिनाली सौड़ में या पिथौरागढ़ में एयर सर्विस शुरू हो रही है, तो डिस्टेंस वाला पार्ट शायद खत्म हो जाएगा। थोड़ा बच्चों के एजुकेशन का पॉइंट है वो भी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा तो लोग वहां पे रहने लगेंगे, तो लोग रह रहे हैं। और जो बार बार पलायन पलायन की लोग बात करते हैं, शायद पलायन के पीछे 2 चीजें होती हैं। जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ वहाँ के लोगों से तो 2 चीजें बताते हैं। एक तो ये कि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज उनके पास नहीं है और दूसरी बात है कि बच्चों के एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। और तीसरी चीज जो कम्युनिकेशन, तो अगर हम कम्युनिकेशन बढ़ा दें, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा दें, एजुकेशन बढ़ा दें तो ऐसी कोई बात नहीं कि न रहे। हिमाचल में भी लोग रह रहे हैं, हिमाचल में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि वहाँ पे लोग प्रोफेशनल नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने कुछ पॉलिसी ड्राफ्ट की हुई है और साथ ही साथ वो कुछ इंसेंटिव भी उन्होंने अपने लोगों को देते हैं। तो ये चीज मैंने कहा है कि अगर ये चीज हो तो शायद हम भी अपने मैन पावर को रिटेन कर पाएंगे और हिल्स में पूरे मनोयोग से काम कर पाएंगे। ठीक है सर। गरिमा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डायरेक्टली फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे आपने काम किया, आपको एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कोविड-19 के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या-क्या आप लोग को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको क्या लगता है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए इसमें सिर्फ मैं एक सर सिस्टम मैं ये उसी गरिमा बात हो जी के गरिमा जी से। गरिमा के लिए क्वेश्चन ठीक। So what happened is, Rishabh, initially there was a lot of confusion. किसी को पता नहीं था because we, it is in our reflexes कि patient आया treat करना है. तो पहले there was this, these guidelines were issued where we were told that not every hospital has to cater to the COVID patient. तो initially a compartmentalization हुआ कि there were, like a general national guideline कि कुछ hospitals COVID hospitals हैं, कुछ their quarantine centers, their COVID care centers, ये सब these were gradually framed, these policies. So initially there was a lot of confusion, but then there was I saw, which was very surprising for us because we in our public health, we are not used to that kind of a streamlined work. So it was a smooth transition. और initially हम लोगों को ये बता दिया गया कि you are not supposed to, as soon as you screen and you figure out that the patient is a suspect or a COVID patient, you have to transfer the patient to a district hospital where there'll be a designated hospital. जैसे हमारा देहरादून में है, and in every district there is a designated COVID hospital. So all those patients will be taken care of there. But yes, rest all जो आपके suspects हैं या high risks हैं, तो उनको there were proper guidelines framed according to which we were with our proper precautions we were taking the patients. At no time was a government hospital ever stopped working as far as the OPDs and the inpatients were concerned, and also the emergencies. So we were not having this luxury of closing the hospitals, which we could not, obviously being public health, where else will the patient go? So ये एक जो initially एक demarcation कर दिया गया, it really helped a lot. Then there were these quarantine centers under the jurisdiction of the hospitals itself. So there were certain earmarked hotels and other such facilities taken
where you would put up such people who were high risk or like that, and under the supervision of the doctors posted in our hospitals. So usse kaam काफी आसान हो गया, because we really knew what to do, कैसे initial triage करना है patients का. So इतना भी confusion नहीं था कि जो हम anticipate कर सकते थे. So things were dealt efficiently at a very early stage only. I think late March, by end of April, so we really had all the guidelines in place, which keep changing every 10-15 days, but more or less we knew what to do. So yes, with all the risks, obviously that comes as part of our profession, and every healthcare worker really, you sign up for it, so you can't really shirk your responsibilities. So wo sab manage. What I feel is, even in the remotest of the districts, things have been managed in a streamlined way in most of the hospitals, and even the smaller units like PHC or maybe a CHC. Not that I have heard of too much of confusion. तो मैं गरिमा एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ये कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, बट ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और मजबूत करने के लिए अभी क्या करने की आवश्यकता है? बिकॉज कोविड-19 तो आएगा, वैक्सीन आएगी, चला जाएगा, बट पब्लिक हेल्थ स्पेशली इन स्टेट लाइक उत्तराखंड, जहाँ पे आपको पता है सिचुएशन काफी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, तो हमें क्या जरूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने हेल्थ सिस्टम को और रोबस्ट बनाने के लिए? See, it was our, we were lucky that we were hit by COVID. 2 years back, there was this Nipah outbreak in Kerala. So if there are a lot of lessons to be learned from the other states as well, who are doing very good in public health. Kerala being one of them, a lot of South states, and even not to go far, even Himachal. So, मैं ये नहीं कहूँगी, infrastructure, hospitals have been upgraded in our state. We have a good infrastructure, manpower, yes, that crunch everybody has. तो हम ये नहीं कह सकते, it's it's really about blaming. Negative सोचेंगे तो बहुत कुछ we can 100 points we can come out with, but manpower भी up. There has been a lot of एक के बाद एक they have been filling up a lot of posts for doctors, healthcare workers. Yes, अभी जैसे मैं पिछले 2-3 महीने में देख रही हूँ, hospitals have been upgraded as far as equipments and other things are also concerned. A lot of we don't have shortage of drugs, but yes, of course, अभी भी उस level का नहीं है. With less than 2% of GDP, आप क्या expect करते हो कितना ज़्यादा हो जाएगा? So there has to be more focus on a higher level, on policy making level. There has to be a change by which your money has to be pumped into the public hospitals to that extent where you don't have to you don't find these medicines or equipments on manpower as a limiting factor for us to work. But still, with this COVID, I see within these 3 months there has been a remarkable makeover of these hospitals, which is for the good. It's not just about this epidemic. This is a long term, it's an ongoing process. So I really hope that the good work that has started, it continues for long, and it becomes a part of our life. It has to become a practice. It's Right. not just this one particular epidemic. ये खत्म हो गया तो your everything goes back to the same Right. structure. ओके आनंद, आप क्योंकि लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, तो लोकल कम्युनिटीज हमेशा से पब्लिक हेल्थ में एक बहुत ही अहम उनका एक रोल रहता है, दे आर अ क्रिटिकल लिंक. तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम लोकल कम्युनिटीज को एक एसेट बना सकते हैं पब्लिक हेल्थ के सिस्टम में? Okay, that is one thing. I just want to add one thing to what ma'am said Sure. now. Yes, COVID-19 के वजह से जो है, yes, उत्तराखंड के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और दून हॉस्पिटल सब, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शॉर्टकमिंग्स थे वो लगभग देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अपग्रेडेशन, लॉट ऑफ परचेजेस, टेंडरिंग, एवरीथिंग. तो टर्शियरी केयर हैज बीन वेरी लकी, right? But it is at the cost of primary level care, because the problem with Uttarakhand was that yes, people have had difficulty in accessing higher level care. But what is a bigger problem was, primary level issues, right from monitoring pregnant women to, infants to, tuberculosis. We have a huge tuberculosis problem in Uttarakhand. All those things were already in the back burner, and they have been pushed further into the back burner.
Right. Like for example, in our communities and all, for the last 4 months, not a single pregnant woman has gone for ANC. Hmm. And already I'm telling you, we have data to show that even before COVID-19, 80% of women never got an ANC. And institutional delivery was like hardly in single digit percentage. Okay, we are among the most backward regions of Uttarakhand. Okay, so we have to remember that. But if you start off there itself, you can imagine the kind of casualty that is happening in primary, health care, monitoring and regular stuff. So the costs are going to be immense. As far as making communities a stakeholder, awareness. I mean, there should have been a lot more outreach. I mean, that's been a problem with Uttarakhand right now. In the response that we are seeing, is that it is very administration led, but niche grassroots mein there is nothing happening. Like me and Dr. Anant Ban, who's one of our advisors, we had co-authored a story about this in the media, that we are not working in the grassroots as to how to make these people, like you're saying, how to make them the stakeholder in this, how to build confidence in people, first to report symptoms. तो लोग अभी बुखार है तो किसी को जाके बाहर नहीं बोलना है ना उनको कि बुखार है। बताओ, अब मिडिल क्लास लोग ही नहीं बोलने वाले किसी डॉक्टर को जाके कि बुखार है। जब तक बुखार आपका 3-4 दिन या 5 दिन चला और बिल्कुल आपसे सह नहीं पा रहे हो, तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो कॉन्फिडेंस हमें बनाना चाहिए ना। तो that has been the one casualty right now, I mean, like, it's going to be very difficult right now to engage with communities and people on the ground in public health, because this scar of COVID-19 and enforcement and an administration led approach has to recede, and then we can perhaps we can prepare for the next COVID-19. This is a good time for us to learn lessons and then work with communities, so that in the next time when something like COVID-19 comes, it is definitely going to come. It is not a question of if, it is a question of when. So at that time we will be better prepared. We'll have a book, a manual, that how do you work with communities. So that is the only thing that we see here. राइट, तो ये आनंद बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, बुक अ मैनुअल, और इस पे हमारा भी जोर रहता है बिकॉज एज अ फाउंडेशन वी हैव आल्सो वर्क विद कम्युनिटीज। सो अगेन, जैसे आपने प्राइमरी हेल्थ का जो पूरा नैरेटिव बताया कि वो ग्रास रूट पे वर्कआउट नहीं हो रहा है, अभी ग्रास रूट पे बहुत सारे हमें लूप होल्स देखने को मिल रहे हैं। सो एज पर योर एक्सपीरियंस, हम और क्या कर सकते हैं? कोविड-19 अगेन एज आई सेड आके चला जाएगा, बट हमें एक लॉन्गर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, कम्युनिटीज को। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं आपसे 2-3 रिफॉर्म्स के टर्म्स में बात करूं, सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि दिस इज इमीडिएटली नीडेड? See, I'll tell you what, one of the most important things that is needed for robust public health is good basic infrastructure. And I'm not talking about hospital infrastructure. Bijli, sadak, pani. उत्तराखंड सरकार में मेन प्रॉब्लम है, जैसे सर ने भी बताया, कि ये जो बेसिक फैसिलिटीज है, बिजली, सड़क, पानी का, वो हर जगह नहीं पहुंच रहा है। कहाँ पे आपको सड़क ठीक नहीं है, कहाँ पे, जैसे हमारे जैसे एरिया में लाइट चली जाती है तो दिनों दिन लाइट चला जाता है, देयर इज हार्डली एनी पाइप्ड वाटर। आई मीन, if you want to start fixing public health in Uttarakhand, I mean, these three things are going to be critical, because if you have good light, electricity, water, plus communication, as sir pointed out, har jagah mein ek 3G or 4G tower, and then you will see that doctors also who want to come and serve in remote areas will be like, acha theek hai yaar, it is a remote posting, yes, but at least I have electricity, water, I have a good house to live in, I have 4G, I can make a video call to my family every day. Like, my situation in areas like ours is very, very bad here. In entire upper Mori block, we don't have a single mobile tower. This is 2020 we are talking about. Every district magistrate knows, chief secretary knows, they're not doing anything about it. Why are we in the dark? We don't understand. How do you expect a doctor to survive there? And it's a problem. Like, ASHA workers right now, they have been given the task of doing basic monitoring and everything. एक ऐप दिया है उनको, पर हमारे एरिया में मोबाइल टावर नहीं है, ऐप कैसे चलाएंगे? हमारे सेंटर में आते हैं, हमने जो डेडिकेटेड हमारा इंटरनेट सर्विस हमारे ऑफिस में लगा रखा है, उससे आशा वर्कर्स भेज रहे हैं। ठीक है, सो
this basic infrastructure, the government needs to look at, I mean, one end is hospital and primary PHC, CHC infrastructure. That is another thing. But that has to be supported by this base layer. And this base layer, unfortunately, is cracking everywhere in Uttarakhand. And the second thing is, as far as human resources goes, as Sir says, okay, money is, one thing, but we need to look at other incentives other than money. I mean, like, what can we offer to doctors who come and serve here or something? Give them some kind of Incentives. special exemption. Like, I will give you one out of the box idea. Outsiders are not allowed to buy land in Uttarakhand. If a doctor wants to come and serve in Uttarakhand from anywhere in the country, allow him to buy a certain amount of land so that he can set up a hotel or something after he finishes his 3 or 4 years. उसको भी लगेगा ना कि यार मैं, if I come and work here for 3 or 4 years, I can earn some money, put up a small business of my own, and then I'll go somewhere else, and some return will keep coming for the hardship that I have suffered. Think of out of the box ideas, of how to attract people. And this is, I'm telling you, it is not just about doctors. Uttarakhand, as far as the economic perspective, needs to attract skilled people to Uttarakhand. And somewhere we need to start unlocking policies which will get more skilled people to come here in Uttarakhand. Because people like me right now, I have come from outside. I've come from Bangalore. Now I've lived in Uttarakhand for 8 years. I've set up a business. I've set up an NGO of myself. Okay. I employ about 10 people. See how much impact I've made on the economy, right? The same way, local people creating their own businesses, people coming from outside, there has to be some incentives, and we have to start thinking out of the box on these things. Traditional solutions have not given us anything. So infrastructure and HR, both of them need some kind of radical ideas to come out. Yeah. गरिमा, मैं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि ये पॉइंट बार बार आता है कि जो यंगस्टर्स हैं जो मेडिकल का अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं वो रूरल एरियाज में सर्विस नहीं करना चाहते बिकॉज दे डोंट हैव एन इंसेंटिव या जो भी रीजंस हो। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज वी नो रूरल एरियाज आर बैडली हिट, हमें रूरल एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, व्हाट वी कैन डू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? See, I'll tell you, when we do our undergraduation, after that, there is this huge urge to do a postgraduate course, because anyways, without it, you're not a specialist. And so when I joined at that time, there was this thing that after 3 to 5 years, depends on what part of the, hills you're serving. It could be a very difficult, a very remote. So your years of service would decide how early you would go into a sponsored post-graduation by the government, which was a very big driving force for us to directly come out of college and join the services, because we knew after a certain time we'll be sent. It was like a huge, it was a huge lure for us, frankly speaking, because we were cracking the post graduation out of say 100, only 10 would crack. So it was a very big incentive. But what happened gradually, things went haywire, and this thing was, the policy was is no longer working. And then now you have to crack the NEET, and you'll be given a few grace marks, something like that, to add on to the score that you get there. Now that again, it makes it very difficult, because like if you're working then studying with it, it's very difficult to crack the exam. So that was a good idea, I felt personally at that time, because I was myself in that category. So I along with a lot of friends of mine, we came and we joined, because we had this thing that after 3 to 5 years of a very difficult, and at that time you're young, you're not married, you don't have baggage, so you can work even in the most difficult of terrains. And with this hope that after a certain service period, you will be sent for a post graduation completely funded by the government, and you will come back and work for say 8-10 years, whatever the bond specifies. So that was a very good thing. I don't know what happened, somewhere there was some issues, and it was the thing has been finally closed. So that I felt that was a very important thing. Other than that, special incentives, even in your salaries and your pay slips, if you're working in a very difficult terrain, definitely helps. You see, if you're staying there, otherwise, what is the difference in me staying in Dehradun and working, and me probably going to Pithoragarh or a very remote area and serving there? I need to be convinced that I am getting some
some extra help or an incentive, it definitely works on your side. No matter how much you try to say that, see, you can only we are anyway serving the state, but these things are they can really, I have seen, I mean, when we talk amongst ourselves, these things definitely can probably bring even people from outside, not just the state, people from outside, other doctors from other states who are willing to work here. I'm sure it will plus, of course, as Anand said, that other out of the box ideas which you could come up with. Yeah. गेरोला सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन, वो गरिमा ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था प्राइवेटाइजेशन का, और नीति आयोग ने ये स्कीम प्रपोज करी कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में दे दें एंड दे विल मैनेज इट। तो क्या प्राइवेटाइजेशन हमारी पब्लिक हेल्थ समस्या का हल है? क्या प्राइवेटाइजेशन करके हम पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं? पिछले कुछ समय से हमने अपने कुछ CSCs को और साथ में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी दिया है अभी टेरी में, PPP मोड में देने की बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इससे हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। खासकर व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि प्राइवेट पार्टनर्स हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं करते। अब क्या करते हैं वो कि उसका माना एक अस्पताल है और उस अस्पताल से वो रोटेशन पे स्पेशलिस्ट को भेजते हैं। अब 15 दिन एक आदमी काम करता है फिजिशियन, जब तक आप उसके ट्रीटमेंट में है, दूसरा आदमी फिजिशियन आता है, फिर आपका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। जब तक एक सर्जन आपको ऑपरेशन की डेट देता है, तब तक वो दूसरा सर्जन आ जाता है। तो ये जो अनस्टेबल जो चल रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब मैं आपको बताऊं, जो अभी बात चल रही थी कि मोरी और स्नेटवाड़ ब्लॉक की, मैं आई हैव बीन इन उत्तरकाशी for 17 years continuously. तो मैं मोरी, चिवा, आराकोट, सांकरी, जकोल, एक एक गांव में गया हूँ। एक एक गांव में जाके मैंने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस किए उस समय। आई हैव ऑपरेटेड मोर देन 10,000 केसेस दिया। इवन पीपल, अगर आप किसी को पूछेंगे मोरी के किसी आदमी को, तो हो सकता है मुझे जानता हो। अस्पताल के किसी आदमी से पूछेंगे, अगर पुराने किसी आदमी से, तो बताएगा कि हाँ, वो यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे यहाँ आके ऑपरेशन करते थे। क्योंकि हम लोग जब लोकल लेवल पे जब आप किसी के साथ रहने लगते, तो आपकी एक रेपो बनती है, एक एफिनिटी बनती है। तो अब जो PPP मोड में क्या है, बरेली का डॉक्टर आता है, 15 दिन रहता है, फिर चला के अपना, जैसे हम एक सिंपल सी बात है ऋषभ, हम अपना मकान खुद बनवाते हैं, अपनी देख रेख बनवाते हैं, हमें पता है कहाँ ईंट लगनी है, कहाँ क्या लगना है। एक किसी को हम आउटसोर्स कर देते हैं, ठेका दे देते हैं, वो आपको ठेका पूरा करके चले जाता है। ये ठेका ही तो है। तो मैं समझता हूँ कि हमें, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि हम PPP मोड में देना चाहते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि हम अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करें। हम मान रहे हैं कि हम नहीं कर सकते इसको, जबकि मुझे ये, मेरा एक हमेशा शुरू ये कहना है कि हम खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे ही डॉक्टर रहें, हमारे ही डॉक्टर अस्पताल में काम करें, और पूरी मेहनत का जनता के बीच में तारतम्य सामंजस्य बना के जनता की सेवा कर सके। आपको चमोली में मेरे एक अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो पिछले 28 साल से एक ही जगह बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? पैसा नहीं है, वो उनकी और पब्लिक की ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि राजीव शर्मा नाम है उनका, मेरे पक्के दोस्त हैं, और मैं चमोली में CMO रहा हूँ। तो जब भी उनके ट्रांसफर की बात होती है, सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है, क्योंकि पब्लिक उनके साथ एक भावनात्मक रूप से जुड़ी भी है। हम भी, जब तक मैं ये हमेशा ये मानता हूँ, जब तक पहाड़ का आदमी पहाड़ के साथ, पहाड़ की समस्याओं के साथ एक भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेगा, तो वो समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये हमें मानना चाहिए कि हमें अपने ही लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग इन्फ्यूज करें, वही रहे। अरे अपने बच्चे को हम सेवाएं दें, उसको हम उसके कंफर्ट्स दें, तो वही काम करेगा हमारे लिए। बजाय इसके कि हम कहीं से इंपोर्ट करके कोई बहुत अच्छा आदमी ले आएंगे, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो सर, ये जो आप बार बार आपने पॉइंट रेज किया कि PPP पार्टनरशिप बहुत हमारे काम की नहीं है, और इनफैक्ट ये मीडिया में भी और रिसर्च में भी बार बार हाईलाइट हुआ है कि PPP के जो प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ केयर के उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे।
पर इसके बाद भी सरकार क्यों इसको प्रमोट कर रही है? आप लोग क्या एडवाइस नहीं कर रहे हैं, या आप लोग के सजेशन सरकार मान नहीं रही है? क्यों ये अभी भी सरकार पीपीपी की मोड के पीछे पड़ी हुई है? अब हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, अब उसको तो हम लोग ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज करने की स्थिति में नहीं होते, ना हम किसी को, वी कैन ओनली, जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर हैं, हम सिर्फ एडवाइस ही करते हैं, वी सजेस्ट ओनली कि ये दवाई खा लीजिए, कर लीजिए। अगर दवाई नहीं खाता तो उसके हम गले में दवाई डालते तो है नहीं। डॉक्टर्स ओनली एडवाइस, डॉक्टर्स ओनली सजेस्ट। तो हम भी सबको ये बताते रहते हैं जहाँ भी बात चलती है कि हमें अपने सिस्टम को ही अपने अंदर ही इतना अपने स्ट्रेंथ पैदा करनी चाहिए कि हमें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। तो अब हमें, मैं तो खुद ये कहूँगा, हम अपने अस्पताल हैं। अब साहब एक बात कहें, अब प्लीज डोंट टेक दिस ए क्रिटिसिज्म, कि क्या हम अपना एक अस्पताल जिसमें हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, इक्विपमेंट खरीद दिया है, सारी चीजें कर दी है, अपने लोग हमारे हैं, फिर हम बाहर के आदमी को कहते हैं तो हम तुम्हें 2 करोड़ रुपए देंगे एक साल एक उसका महीने का, आप हमारा अस्पताल चलाओ। अरे भैया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, हम तो ऐसा कहते हो, इसका किराया दो हमें और चलाओ अस्पताल, कौन मना करता है आपको? लेकिन वी आर पेइंग देम मनी ऑल्सो, हम उनको पैसा भी दे रहे हैं, अपना अस्पताल भी दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, अपने क्लाइंटेज भी दे रहे हैं, और फिर भी हमारा आउटकम, आप खुद कह रहे हैं कि आउटकम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो पब्लिक को अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए। मैं इवन व्हेन आई गो टू दीज प्लेसेस, जब पब्लिक से बात करता हूँ, आर यू हैप्पी विद द पीपल, दे से वी आर नॉट हैप्पी। तो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जो वही खुश नहीं है, तो फिर क्यों आप इतना करना चाहते हैं? मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास केवल 10 मिनट हैं, तो मैं बिफोर कंक्लूडिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स को कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज चैट में उसको पेस्ट कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि कौन से पैनलिस्ट के लिए आपका वो क्वेश्चन है। और मैं बिफोर वी सम अप दिस एंटायर डिस्कशन, मैं आप तीनों से अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद, व्हाट्स द वे अहेड? अब ये ठीक है, हमने सारी बातें करी, एंड व्हाट डू यू फील कि अब क्या किया जा सकता है और क्या होना चाहिए? जस्ट अ क्विक कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम योर एंड। माय थिंग इज दैट हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है, एक तो है कोविड-19 का फाइट, वो तो अलग से चलता रहेगा, अपने रास्ते में चलता रहेगा वो। जो प्राइमरी जो हेल्थ के इश्यूज हैं उत्तराखंड में, द फोकस शुड कम बैक ऑन इट, you know, like immediately, urgently, because this COVID-19 has obsessed us. It has occupied our minds. I mean, like, we have not thought about anything else in the last 4 months, and problems are piling up. And that is what I mean. This next short to medium term, we should come back to what our priorities were and what our goals were. So That is do you very, very feel that important. COVID-19 has pushed our other public health priorities back, and there is need to bring them forward again? Definitely, definitely. ओके, गरिमा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारे लिए लेसन है, और अब हमें आगे कैसे यहाँ से जाना है? उत्तराखंड को, उत्तराखंड के शहरों को क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मॉडल होना चाहिए? You have to, there is no compromise on public health. That is the first and the most important. That has to be worked on continuously. Yes, community participation, very important. It has to be strengthened because it is there. And for that, they have to be sensitized, made aware. Tabhi they'll come ahead and, be part of it. Isme, Kerala is an amazing example, because I have often been there on my official trips, and I realized that there, in fact, the whole community, it is their joint responsibility, that the hospital will have not just a say, but that will also give them a responsibility, and their drive would be there to make it a success. So we can, look on for, such models around in our country. And yes, of course, this outreach-based model that Anand was talking about, it's also a, a very important thing right now, because you can't just burden your main hospitals with everything. There has to be a decentralization, a delegation of, not just responsibilities, but it has to be diffused. Otherwise, someday the whole infrastructure is going to come down crashing. So there has to be, right from the PHC to the district hospital,
there has to be, equitable distribution of everything. And Yeah. Garima, your quick comments on privatization. What do you think? Can it overcome the problem of public health crisis? Well, that was the first thing I mentioned. Yeah, yeah. So that was the first thing I mentioned, that this COVID reaffirms it, that there has to be a major brainstorming done on this, and something has to be done about it. I too completely I see it in front of me. It's a major failure. I see my hospitals around me doing it. It's nothing. It's just because they don't have an answerability towards it. No. So if Right. there is no answerability, then probably you don't work. The human beings are designed such that you don't operate well, and you're not efficient if you're not answerable. So yeah. गेरोला सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने ये चर्चा करी और इससे डेफिनेटली हमें काफ़ी कुछ लर्निंग्स, बहुत कुछ समझ में आया चीज़ें, बट आपके तरफ से क्या होना चाहिए कि अब हमें उत्तराखंड को आगे कैसे बढ़ना है, कोविड-19 से क्या सीख लेनी है? और कोविड-19 तो एक एपिसोड है, पब्लिक हेल्थ का जो पूरा नैरेटिव है, उस पे उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ना है? आपके उस पे क्विक कमेंट्स। सर, गेरोला सर? हेलो? आई थिंक सर का कनेक्शन चला गया है। सो एनीवेज, अगर हमारे ऑडियंस में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है आनंद के लिए, गरिमा के लिए, सर तो अभी है नहीं, शायद सर का कनेक्शन वीक हो गया, सो दे कैन आस्क। अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। सो Yeah, एनीवेज, Rishabh, about this privatization thing. Yeah, I mean, like I also, I mean, I haven't studied it very deeply, but one case that I've seen near me was an absolute failure. I mean, it ended up with the, litigation between the PPP guy and the government, and, the center itself got sealed, and it was really, I mean, somewhere, in health, either you go completely private or you be completely public. Somewhere this in between thing is not working over here. It's not working. It has been a learning experience across all other states who have tried this and stuff. So राइट, it's very difficult, because see, what is the problem they are trying to solve here? That bigger government centers are not able to provide good tertiary care. So I mean, do you look at an insurance-led model to deliver that, or do you look at a PPP model where you're handing over entire hospitals? That is a larger policy-level debate that has to happen. I mean, these things happen, in Delhi, not at state government levels. Yeah. राइट। गेरोला जी, अगर आप सुन सकते हैं तो प्लीज आप रिस्पॉन्ड करिए। हेलो? हेलो। हाँ गेरोला सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे सुनाई पड़ रही। मैं बोलूं क्या? मैं हाँ बोल हाँ सकता सर, जी जी जी, आप जी हूँ? प्लीज। हेलो सर, कैन यू हियर अस? I think he has some network issues. Yeah. So anyways, Garima and Anand, thanks a lot, and I Thank you think it so was much, a man. Yeah. Thank lovely you. discussion. Thank you. And yes, I think एक मिनट आनंद, आपके लिए question है. What has been the role of social organizations like Kalab has been during this pandemic, and what were the challenges? Oh, our role has been, frankly, been zero. I mean, we've been primarily because see, there was no, though we tried to initiate dialogue with the district administration that, hey, is there any way that we can help? There was no response from that side that, hey, you know what, you can do this, A, B, C, D. So we were like, okay, we moved on to economic relief. I mean, what our strategy has been that we've been primarily looking at economic relief, and then plugging certain gaps we saw. Like we got a request from the local tehsil administration and the police guys, everybody that's हमारे पास PPE kits नहीं है, पहुंच रहे हैं, तो we help them out with kits and stuff. So that has basically been our role so far. We would have loved to have a larger role. See, that the whole problem has been that
all of this, right from this COVID-19 that it happened, it has become an enforcement initiative where you use one Epidemic Diseases Act and you just work, with it. And every rule that you're throwing around, you put that first under Epidemic Diseases Act. So under Epidemic Diseases Act, like people like me and our organizations have no role. Okay. Right. So the next time something like this happens, hopefully that book which I'm talking about is rewritten and more stakeholders are, identified who can, It has support become more an like a administration. policing event. It has become more like a policing Yeah, approach. it is a bureaucratic administrative exercise. So at that point, like hopefully the next time when this happens, this is some feedback that I've given to people whom we know at अच्छा आनंद, एक NDMA मिनट, and सॉरी मैं stuff. आपको Yeah. रोक रहा हूँ. आई थिंक गैरोला जी Yeah. हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सर आप सुन सकते हैं मुझे? गैरोला सर? हाँ मैं सुन रहा हूँ. हाँ सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए सर. या हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब क्योंकि कम्युनिटी में वायरस आ गया है, अब हमें जी. कंटेनमेंट की बात सोचनी चाहिए. तो इसके लिए वी हैव टू इंक्रीज द टेस्टिंग. जितने भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनका हमें जांच कर लेनी चाहिए. रैपिड टेस्ट की हमें संख्या बढ़ानी चाहिए. साथ ही साथ हमें जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है वो इफेक्टिव करनी पड़ेगी. और क्वारंटीन, क्योंकि वायरस को हमें आइसोलेशन करना है, तो प्रॉपर क्वारंटीन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एक अच्छी डेवलपमेंट जिसमें ये कि जो हॉस्पिटल में जो भर्ती किए जा रहे थे, जो एसिम्टोमेटिक केसेस, वो बहुत बड़े बर्डन थे सिस्टम के ऊपर. और ये अब WHO भी इस बात की पुष्टि करता है. आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम अगेन. सो एनीवेज, गरिमा और आनंद बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों हमारे साथ आज जुड़े. एंड आई एम श्योर दिस डिस्कशन हैज बीन वेरी इंसाइटफुल and we'll definitely use it for our further sort of discussions. So Anand, thanks a lot. Garima, thank you. Thank you so much. And Thanks. Thank you yeah, so much. okay. Thank you. Thank you. Bye. Thank you sir. Thank you. Bye. Thank you. Nice talks. Thank you Yes, sir. same Thank here, you. same. Thank you so much.